नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान के परिवहन विभाग में पुराने हेरिटेज नंबरों को गलत तरीके से बैकलॉग कर आवंटित करने के मामले में अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के पुरानी 7 डिजिट सीरीज के नंबर महंगे दामों पर बेचने का आरोप भी सामने आया था और इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ और किसी को क्या कानो कान तक खबर नहीं पहुंची। दरअसल मार्च 2025 से चल रहे इस मामले का खुलासा सबसे पहले जयपुर आरटीओ प्रथम में हुआ, जहां बाबू सुरेश तनेजा और सहायक प्रोग्रामर रामजी लाल को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। दोनों को विभाग पहले ही निलंबित कर चुका है, लेकिन सवाल यह कि विभाग को 500 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। राजस्थान के परिवहन विभाग में पुराने हेरिटेज नंबरों को गलत तरीके से बैकलॉग कर आवंटित करने के मामले में अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पुरानी 7 डिजिट सीरीज के नंबरों का विभाग अधिकारियों कर्मचारियों ने महंगी दरों पर उनको बेचा था। अब इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दोषी कर्मचारियों पर एफआईआर करवाने के लिए कहा है। दरअसल परिवहन विभाग में 7 डिजिट नंबरों की गलत तरीके से बैकलॉग करने और आवंटन का मामला मार्च 2025 से गरमाया है। इस पूरे मामले का खुलासा सबसे पहले जयपुर आरटीओ प्रथम में हुआ था। ये शिकायतें जरूर आई थी मेरे पास और उसके बाद हमने सभी जगह ये पता लगाया और कमेटी बना के जांच भी करवाई और उसके बाद में कुछ इस तरह की गड़बड़ियां हमारे को देखने को मिली है, तो उसकी हम जांच करवाई और जांच के बाद में हमने वहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए जिनके जो जो भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है उनके एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसकी तथ्यात्मक जांच हो और वो जहाँ भी जिस भी आरटीओ ऑफिस में है वहीं उसकी संबंधित थाने में उसकी एफआईआर दर्ज करा के और उसको उसकी जांच करवाएं। दरअसल कहा गया कि सब में अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसमें बाबू सुरेश तनेजा और सहायक प्रोग्रामर रामजी लाल की भूमिका को लेकर सवाल हुए। विभाग ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। वहीं जांच आगे बढ़ी तो प्रदेश भर में इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई। इसके बाद इन वाहनों के आवंटन को लेकर आरटीओ से जांच रिपोर्ट मांगी गई। सूत्रों के मुताबिक केवल दौसा आरटीओ को छोड़कर बाकी सभी आरटीओ ने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। हालांकि इस मामले में विभाग ने दौसा आरटीओ को निलंबित कर दिया है। वहीं परिवहन विभाग में हुए इस घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं जिन जिलों में डीटीओ भी दोषी माने गए हैं, वहां पर भी संबंधित आरटीओ द्वारा एफआईआर दर्ज करवाए जाने की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो एक लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा था और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक अंदाजा लग चुका होगा, लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि भाई इतना बड़ा अगर गड़बड़झाला चल रहा था तो क्या किसी को कानो कान तक खबर नहीं पहुंची और इस पर कार्रवाई क्या हो रही है। हालांकि अब इस पर डिप्टी सीएम की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर एफआईआर दर्ज होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उसकी जांच होगी और उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, जरा उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व आरटीओ वीपी सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी कार्यक्रम में है। पौरुष जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी कार्यक्रम में। अटल जी, बहुत स्वागत है आपका। और परिवहन एक्सपर्ट अशोक शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं अशोक जी शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर के कई सवाल हैं। भाई, इसमें जो वीआईपी नंबर जो हैं, 7 डिजिट का जो घोटाला इसमें देखने को मिला, इसमें डीटीओ की भूमिका, अधिकारी कर्मचारी सबकी भूमिका इसमें दिखाई देती है। लेकिन हमारे और आम लोगों के मन में सवाल यह है कि भाई इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, विभाग को इतना नुकसान पहुंचता है, लेकिन क्या किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंची? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनमें सारा कुछ पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। और सब लोगों को पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि जब कानून के हिसाब से ये होना चाहिए कि जिस जिले में गाड़ी पास हुई है, जिस जिले में ये गाड़ी पास करते हैं उस जिले में वहां के नंबर होते हैं, बैकलॉग वही होना चाहिए।
इससे ये मालूम चलता है कि कौन सा गाड़ी का मालिक कहाँ है कहाँ नहीं है। और जब ये बैकलॉग होता है तो उस व्यक्ति को ये आरटीओ को ये सूचना देनी चाहिए कि भाई वो आदमी है या गाड़ी है या नहीं है। हाँ। और इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन ये वेरिफिकेशन न तो गाड़ी होती है न और कुछ होता है। ये सीधे बैकलॉग करके सूचना सहायक, डीटीओ, इंस्पेक्टर सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसमें इसमें पूरी सब लोग शामिल होते हैं। सब लोग शामिल होते हैं, उसके बावजूद ये काम होता है। हाँ। एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है, और पूरा सिस्टम जब इसमें मिला हुआ होगा तभी ये सब कुछ हो पाना संभव होता है। इसमें मैं वीपी सिंह जी को भी हमारे साथ कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं। सर, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? भाई, इसमें एक चीज तो ये कि कोई एक शख्स तो ये सब कुछ कर नहीं सकता है, और जब अधिकारियों को भी पता था तो क्यों इस पर सवाल नहीं उठाया गया? और सवाल ये कि क्या वो भी शामिल थे? भाई, तभी तो इतना सब कुछ हो गया। सर, मुझे 2 मिनट का सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने की अपने को जरूरत है। इसको एक रिटेंशन प्रोसेस है जो कानूनी तरीके से सही है। जो लोग अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो उस गाड़ी का नंबर आप रखना चाहते हैं तो आप नई गाड़ी ले रहे हैं, जिसके नाम नई गाड़ी ले रहे हैं उसी के नाम पुरानी गाड़ी है, तो पुराना नंबर आप अपना रख सकते हैं। उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और एक फीस है, जो कल शायद 21,000 रुपए की फीस है। अगर कोई रिटेंशन नंबर बिना 21,000 रुपए दिए अगर हो जाता है, और अगर वो गाड़ी जिसके नाम पे है और उसी के नाम से अगर नहीं है, मतलब नई गाड़ी जिसके नाम है, पुरानी गाड़ी जिसके नाम है, अगर दोनों का डिफरेंट नाम है तो अनियमितता है। अगर दोनों गाड़ी उसके नाम है और वो अपना नंबर रिटेंशन कराता है तो इसमें न तो सरकार को कोई नुकसान है और ये एक लोगों की भावना जुड़ी रहती है अपने पुराने नंबरों पे। अब यहाँ तक तो ये रिटेंशन कोई नई प्रक्रिया नहीं है। दूसरी स्थिति अपने को समझनी पड़ेगी बैकलॉग का। आप अपने सभी जानते हैं कि जो अपना कंप्यूटराइजेशन है उसमें थोड़ा सा अपने पीछे रहे हैं, और जो पिछले 10-15 साल से जो भी गाड़ियां हैं या अपने ड्राइविंग लाइसेंस है, सभी अपने कंप्यूटर पे उनका रिकॉर्डेड है। लेकिन जिन गाड़ियों का ड्राइविंग लाइसेंस का कंप्यूटर पे रिकॉर्ड नहीं है उनको अपने रिकॉर्ड पे लेते हैं, उसको बैकलॉग कहा जाता है। पहले तो अपने से ये प्रोसेस ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जितने भी अपने पास आरसी है, जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड है, सबको कंप्यूटर पे आ जाए और ये बैकलॉग की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो बैकलॉग की प्रक्रिया अपने आप में कोई अनियमितता नहीं है। अब जो बैकलॉग का प्रोसेस है और जो गाड़ी का रिटेंशन का प्रोसेस है, उसके 2 भाग हैं। पहला, आप बैकलॉग कराते हैं अगर कोई भी पुरानी गाड़ी है और उस गाड़ी का रिकॉर्ड कंप्यूटर पे नहीं है तो उसको कंप्यूटर में जो उसका जो डिटेल्स हैं, उसकी आरसी अगर वो उसकी डिटेल्स डालते हैं, और आरसी को कंप्यूटर में डालने की प्रोसेस में कोई गाड़ी का चेक नहीं होता है। अगर आपके पास आरसी है, वो आरसी अभी रिकॉर्ड में आपके पास है तो उसको आप कंप्यूटर पे उसकी रिकॉर्ड डालते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है रिटेंशन का। तो रिटेंशन में अगर वो आरसी वैलिड है और तो गाड़ी का अगर गाड़ी को कंडेम नहीं किया गया है, वो आरसी वैलिड है, गाड़ी वैलिड है और दोनों का एक ही नाम है, तो नाम रिटेंशन नंबर हो जाता है। लेकिन जो गड़बड़ी कहाँ होती है कि मान लो गाड़ी आपका फिजिकली फिट नहीं है, उसका आपने इंस्पेक्शन नहीं किया, गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ रिकॉर्ड के बेस पे आपने उसको रिटेंशन, उसका आपने बैकलॉग कर दिया, बैकलॉग के बेस पे आपने उसको रिटेंशन कर दिया, तो ये अनियमितता हुई है। घोटाला मतलब सरकार के स्तर पे कोई सरकारी खजाने को कोई नहीं हुआ, गड़बड़ नहीं हुई है कि सरकार का कोई एक बड़ा बजट था उसको आपने हेरा फेरी करके ये कर दी। सरकार को तो हर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ? अनियमितता हो सकती है, बहुत केसेस में अनियमितता हो सकती है, लेकिन घोटाला नहीं है। हाँ। कोई इसमें सरकार घोटाला तभी है जब बिना रिटेंशन के चार्जेस लिए, बिना कई लोगों की शिकायतें आई हैं कि भाई साहब, हमारी गाड़ी का नंबर तो किसी और को अलॉट कर दिया गया। हाँ, पुरानी अगर गाड़ी अगर ये जो इस तरह की प्रक्रिया हुई है उसके अंदर अनियमितता हुई है। वो अगर मान लो जिसकी गाड़ी है उसको पता ही नहीं चला, हमारा बैकलॉग करके गाड़ी का नंबर आपने ट्रांसफर कर दिया, वो अनियमितताएं हैं। लेकिन ये कितने केसेस, तो सर वो पैसे देकर के तो होता है, वीआईपी नंबर है। हाँ सर, वीआईपी नंबर जो है, अच्छा सर ये देखो वीआईपी नंबर का डेफिनेशन अलग है। आज जो 3 नंबर के, आज सारे नंबर ही 3 नंबर के जो नई जनरेशन है उसका क्रेज तो सर हेरिटेज नंबर लेना चाहते हैं, वो सारे नंबर वीआईपी हो गए। अब उसको रिटेन नहीं करवाया गया, बाद में पता चलता है कि किसी और की गाड़ी में वही नंबर लगा हुआ है, तो ये यहीं पर तो सवाल उठ रहा है ना। अब ये जब खुलासा हुआ तो उसके बाद लोग पहुंचे आरटीओ में, वहां जाकर के उन्होंने बताया कि साहब देखिए हमारे साथ तो गड़बड़ी है, ये नंबर तो मेरी गाड़ी का था पहले। जहां ये इस तरह के ये अनियमितता हुई है और ये सामने आ जाएगी, ये जांच में सामने आ जाएगी, एफआईआर दर्ज हो ही गई है। हाँ। और वो जो इस तरह, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ये बिल्कुल
बहुत बड़ी अनियमितता है। अगर आप किसी की गाड़ी है, उसको पता ही नहीं, उसकी गाड़ी का बैकलॉग कर दिया, किसी का उसका नंबर लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सरकार को या विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ आर्थिक तौर पर। आप ये कह रहे हैं कि अनियमितता है लेकिन घोटाला नहीं हुआ है। का तो 21,000 रुपए मिला होगा। हाँ। अगर वो नहीं मिला तो तब ये सरकार अच्छा को ठीक नुकसान है, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं इसमें पौरुष जी को भी जोड़ लेता हूं। पौरुष जी बताइए, अब विपक्ष तो इसमें सवाल उठा रहा था, विपक्ष कह रहा था कि भैया इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन यहां आप सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि सिर्फ अनियमितता है और मामले की जांच हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हो गया। 60 डिजिट नंबर बेच करके 500 करोड़ रुपए की लूट, ये कोई भ्रष्ट बाबू का कारनामा नहीं है, सरकार के संरक्षण में चल रहा संगठित भ्रष्टाचार है। मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि इस आरटीओ की स्थिति क्या है। मैं आपको जयपुर में कम से कम 10 से लेकर के 20 जो मेरी निगाह में आए, और ऐसे बहुत से होंगे जहां पे ई मित्र संचालक जो है वहां पे बैठे होते हैं, उनके पास पूरी एक रेट लिस्ट उनके दीवार पे चस्पा होती है, उसमें लिखा होता है कि इतने रुपए पैन कार्ड बनाने के लगेंगे, इतने रुपए पासपोर्ट बनाने के लगेंगे। उसमें आपको पता है लाइसेंस की फीस क्या लिखी होती है? 3500 रुपए। अभी हमारे वीपी सिंह जी बोले थे कि अनियमितता है या भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये तो इस बात को कहेंगे कि भाई लाइसेंस बनाने की फीस तो 500-700 रुपए होती है, तो 500-700 रुपए तो हम सरकार के कोष में जमा करा ही रहे हैं ना। फिर हम जनता से अगर 3,000 रुपए ले रहे हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। वीपी सिंह जी यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं मैं इस सर, बात को मैं ये नहीं कहूंगा कह रहा आपसे हूं। कि जो गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम है पहले से चढ़ी हुई है, और जबकि आपका नियम यह कहता है कि आप उसी जिले का जो हेरिटेज नंबर है वो उसी जिले में अलॉट होगा और उसी व्यक्ति को अलॉट होगा कि पुरानी गाड़ी जिसके नाम है। आपको ध्यान होगा कि अभी 2 दिन पहले राजस्थान पत्रिका की खबर थी, और अभी जो जयपुर में इन दिनों चालान का अभियान चलाया जा रहा है बड़े व्यापक स्तर पे, उसमें भी इस तरह की अनियमितता पकड़ में आई कि किसी स्कूटर चालक के मोबाइल पर उसका चालान का मैसेज आया और पता पड़ा कि वो कार के नाम से आया, फोटो कार की आई, और बाद में स्कूटर चालक चौंका कि भाई ये मेरी गाड़ी, मेरे स्कूटर का नंबर इस कार पे कैसे आ गया। और आपके आरटीओ कार्यालय की क्या स्थिति है? 2 दिन पहले राजस्थान के एक प्रतिष्ठित चैनल ने जयपुर के आरटीओ कार्यालय का स्टिंग ऑपरेशन किया था। वहां पर जो आपके बाबुओं की कुर्सी पर और जो छोटे अधिकारी होते हैं उनकी कुर्सी पर निजी व्यक्ति बैठ करके काम संचालित कर रहे थे, और जब उस चैनल की टीम ने उनसे पूछा कि भाई आपका आई कार्ड निकालिए, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो लोग इधर उधर बगले झांकते हुए नजर आए। और उसके बाद में जब सीनियर अधिकारी के पास संवाददाता गए और उनसे पूछा कि आपके कार्यालय में कौन लोग बैठे हुए हैं, तो आपके सीनियर अधिकारी ने जवाब दिया, लेकिन इसमें बोले साहब मुझे तो पता नहीं एक कौन पक्ष बैठा तो हुआ ये है। है, क्या ये है। संभव है? हाँ। शुभेंदु जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है। पूछ रहा हूँ कि एनडीटीवी, शुभेंदु जी मैं आप पूछ रहा हूँ, आपके एनडीटीवी के कार्यालय में, एनडीटीवी के स्टूडियो में आकर के कोई व्यक्ति काम कर रहा है, और बाद में आप कहते हैं कि आपके सीनियर अधिकारी कहते हैं बोले हमें तो क्या पता कहां से आ गया, और ये बात भ्रष्टाचार से बचने की कर रहे हैं, अनियमितता की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी वजह से रोड पे जाकर के आप देखिए क्या स्थिति है। ट्रक वालों को रोक करके जबरन चौथ वसूली की जाती है, पारिवारिक लोगों को रोक करके चौथ वसूली की जाती है। अच्छा, जब ये मामला सामने आया तो आपने बीजेपी के भी कुछ नेताओं से बात की, एक्सीडेंट हो जाता है। पौरुष जी, जब ये मामला सामने आया तो आपने बीजेपी के भी कुछ नेताओं से बात की, तो उनका ये कहना था कि भाई साहब सारा ठीकरा हमारी सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ अभी थोड़ी चल रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है। ये पिछली सरकार में क्यों नहीं देखा गया? सर इन्होंने मुझे गलत कोट किया है। ये पूरा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। हाँ, वीपी सिंह जी को मैं जरा इसमें जोड़ रहा हूं। वीपी सिंह जी बताइए, हाँ क्या कह रहे हैं आप? 10 सेकंड का मुझे समय दें जी। मैंने ये नहीं कहा है भ्रष्टाचार से इश्यू का, मैंने बोला ही नहीं है। मैंने ये बोला है सिर्फ कि जो रिटेंशन का प्रोसेस है ये वेल डिफाइंड है। इस प्रोसेस में अगर कोई गलती की गई है तो अनियमितता की गई है, उसकी एफआईआर दर्ज होगी, उनकी जांच हो जाएगी। घोटाला सबके लिए मैंने कहा कि अनियमितता प्रोसेस, रिटेंशन का प्रोसेस पहले से है। मैंने एक इश्यू बोला, आपने कई सारे इश्यू मिक्स कर दिए। मैं पूरे डिपार्टमेंट की तरफ हर इश्यू पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एक इश्यू पे पूछा गया, मैंने वही इश्यू बोला है। 10 रुपए की कोच की फीस होती है, उसके बदले में लाखों रुपए की, हजारों रुपए की रिश्वत दी जाती है, घोटाला होता है। आपको ध्यान होगा कोटा का केस सामने आया इन हेरिटेज नंबरों का, आपको पता है आपकी फीस तो 21,000 रुपए है, और इन हेरिटेज नंबरों के लिए निजी लोगों से आपके बाबुओं ने 1-1 लाख रुपए वसूल करे, 2-2 लाख रुपए वसूल करे। हाँ। और गाड़ी किसी दूसरे की, नंबर स्कूटर का कार पे चढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं अनियमितता हुई है। लाइसेंस की फीस आपकी 500 रुपए, मौके पे आपके दलाल वसूल कर रहे 3,500 रुपए, और आप कह रहे हैं अनियमितता हुई है। दलाल के अच्छा ठीक है, मैं पौरुष जी, ठीक है वीपी सिंह जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इसमें जरा सरकार का पक्ष भी तो जानिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अटल जी भी हमारे साथ हैं। अटल जी, कई सवाल उठ गए हैं, ये कई सवाल हैं, जरा इनका एक एक करके जवाब दीजिए। इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या सिर्फ अनियमितता है या इतना बड़ा घोटाला, और ये अभी हुआ क्या, पहले से नहीं चल रहा था? नहीं, देखिए शुभेंदु जी, इसको अपन ढंग से समझते हैं। ये बेसिकली एक स्कैम है, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, और भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसी के आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने
कहा कि जहां पर भी ये इस तरह की अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है, उसको एक को भी नहीं छोड़ा जाए, और हर आरटीओ और डीटीओ और प्रोग्रामर और आईटी विभाग, ये बेसिकली आईटी का भ्रष्टाचार है, परिवहन में ही नहीं, ये सभी में है। ये इस कारण से हो रखा है कि ये आईटी के नाम पर जो दलाल वहां बैठे रहते हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनकी भी इंस्पेक्शन इस बार ये इसका मुद्दा है कि अधिकारी बाबू और ये आईटी के जो दलाल वहां बैठे हुए हैं, उनके द्वारा मिलजुल तो कर सर किया जगह गया कैसे मिल गई भ्रष्टाचार का मुद्दा है। सरकारी ऑफिस के अंदर, सरकारी देखिए, दफ्तर के अंदर किसी को कोई कैसे एंट्री नहीं, दे वो सकता है? कोई इसलिए एंट्री दे सकता है, ये एक पुराना, देखिए 1995 से ये चलता हुआ आ रहा है। 2018 में एक प्रक्रिया हुई, उसके अंदर ये 2018 में ये बदलाव हुआ कि कोई भी व्यक्ति सुविधा के नाम पर अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसी प्रक्रिया का लाभ लेकर के इन लोगों ने 2018 के से ये चालू कर दिया कि जो वाहन कबाड़ हो गए थे या जो वाहन खत्म हो चुके थे, उस रिटेंशन के रूप में उन बैकलॉग को ये चढ़ाते थे, और गलत तरीके के कागजात ये चढ़ाए गए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए हमारी सरकार के नॉलेज में ये इसी साल ये प्रकरण आया, और 26 जून के अंदर हमने इसकी पहली एफआईआर दर्ज करवा दी थी इस प्रकरण की, और जांच के आदेश भी दे दिए थे। अक्टूबर में पूरी जांच होकर आई, हमको ये पता चला कि भाई इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें काफी अधिकारी बाबू और ये दलाल शामिल है, स्पेशली आईटी के दलाल और प्रोग्रामर्स। इस माननीय उप मुख्यमंत्री अच्छा, जी एक ने दो चीजों के बिल्कुल सवाल सख्त सर अटल आदेश जी बहुत दिया। जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि लोग भी ये जानना चाहते हैं भाई ये बताइए। इतना बड़ा स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? ये 500 करोड़ रुपए की जो नहीं, बात सामने आ रही है, देखिए, क्या ये हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए ये जांच के बाद पता चलेगा। अभी जो जांच की रिपोर्ट है उसमें यह आया है कि ये प्रिविलेज नंबर की जो रजिस्ट्रेशन, जो ऑक्शन हो सकते थे, उसके नंबरों के लिए सरकार को जो पैसे जाने थे, वो इन लोगों ने अपने ये दलाल और अधिकारियों ने बांटे। एक तो ये बात, दूसरी बात, रिटेंशन के नाम पर बैकलॉग के नंबर जो कि किसी के नहीं थे, वो नंबरों को गलत तरीके के कागजात अपलोड कर करके और किसी और को अलॉट कर दिए गए। ये प्रॉब्लम है, ये टोटली ये इस तरीके का स्कैम है। भारतीय, देखिए हमारे सामने आते ही अब तक कितने ही सर, जब इस अधिकारी मामले का निलंबित हो खुलासा हुआ चुके, ना, हम तो ये जानते और हैं कि कितने लोग भी ही, सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई ये पुराना नंबर था, ये हमारी गाड़ी का नंबर था और ये किसी और को अलॉट कर दिया गया। लोगों को पता चला कि कितना हाँ, बड़ा बिल्कुल। स्कैम चल रहा है। देखिए सर, देखिए शुभेंदु जी, जैसे ही हमारी नॉलेज में आया, प्रथम प्रकरण जयपुर प्रथम के राजेंद्र कुमार जी ने बताया, जो डीटीओ थे, और हमने तुरंत एफआईआर करी, 2 लोगों को निलंबित किया, जांच के आदेश दिए, और अभी जांच रिपोर्ट अक्टूबर में आई। 23 ठीक है नवंबर पौरुष को जी, माननीय उप ठीक है, मुख्यमंत्री जी आप ने कह रहे हैं कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति हर पर काम कर रहे हैं पौरुष जी, हर आरटीओ, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जैसे पता चला तुरंत कार्रवाई कर दी। करवाई जाए। शुभेंदु जी, मुझे आप एक बात बताइए, 400 अधिकारी और कर्मचारी जो है उनके संबंध में जांच समिति ने इनको रिपोर्ट सौंप दी। आप 400 कर्मचारी पकड़े जाते हैं या 400 कर्मचारी डाउट के दायरे में हैं, और ये सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या ये संभव है कि अगर हम 400 अरे की 2 संख्या की भी मान कैसे, के अब चले, तक 10 400 की की तो संख्या में इतने बड़े स्तर में 10 भ्रष्टाचार को तो निलंबित, 10 तो निलंबित कर चुके। गहलोत साहब की तरह हम कोई रिजॉर्ट में जाकर के सरकार नहीं चला रहे थे, आपको तो पता ही नहीं चला, और पता भी चला तो आप लोग मिले हुए थे, उस भ्रष्टाचार में शामिल थे। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि गहलोत साहब तो अपनी सरकार बचाते रहे, और इनके नाक के नीचे सब होता रहा, इनकी मिली भगत से। और हमने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की ये नहीं, सरकार अब आम लोगों के लिए क्या है ना भाई, ये या तो विभाग को चुना, कहीं तो पैसा गया ना। ये इतना बड़ा जो हेरफेर हुआ है, जो स्कैम का मामला सामने आ रहा है, मैं इसमें अशोक जी को भी जोड़ रहा हूं। अशोक जी, ये कहा जा रहा है कि भाई एक तो अनियमितता हुई, अगर अनियमितता हुई तो गड़बड़ी तो कहीं हुई, और इतनी बड़ी अगर रकम, खैर ठीक है वो एफआईआर होनी है और जांच उसके बाद हो रही है, लेकिन कहीं तो पैसा गया ना, किसी ने तो कमाया ना, और किसकी जेब में गया ये जांच भी तो होनी चाहिए ना। अब एफआईआर हुई है और कौन कौन निलंबित हुआ, अभी तक कोई एक भी नहीं हुआ।
जबकि ईडी का एंट्रेंस हो 10 चुका लोग हो है। चुके हैं, 10 लोग। मैं बता देता हूँ कौन कौन निलंबित हुए। अरे 400 दो- लोगों की मैं- रिपोर्ट दो- आई, 400 अरे की 4 लोग समिति ने रिपोर्ट नहीं, की मैं बता तो देता दोषी हूँ, है। सवाई माधोपुर से 400 लेके में 10 के खिलाफ सुनो, कार्रवाई करके आपने DT क्या कर लिया, इस बात का तो जवाब दो। 10 अधिकारी 400 लोगों तो के अभी खिलाफ तक आपने निलंबित हो रिकवरी की चुके क्या हैं। उसकी? रिकवरी करो और धीरे धीरे रिकवरी करो। आज कल 7 जेल अधिकारियों भेजा के जाए तो खिलाफ इस बात का जवाब एफआईआर दीजिए हुई है और धीरे धीरे ये एफआईआर और बढ़ेगी। ये इन्होंने स्पष्ट कहा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कि सभी के खिलाफ जिस भी जिले में गड़बड़ी अच्छा, मैं की है, एक सवाल और करना सबके चाह रहा हूं। खिलाफ मैं एक सवाल और ये करना चाह रहा हूं FIR अशोक कराई जी। जाए। एक-एक अशोक जी, करके, ठीक है, परोस सुनो, भाई, एक मिनट शुभेंदु जी एक मिनट, शुभेंदु जी एक हाँ। मिनट, शुभेंदु जी हाँ। शुभेंदु जी एक मिनट। मैं अटल जी से इस बात को पूछ रहा हूं कि जब 400 लोगों के नाम सामने आ गए और आप एक एक करके एफआईआर दर्ज कर रहे हो, आपका इंतजार कर रहे हो कि जो 400 लोगों में जिन लोगों के खिलाफ आपने नहीं एफआईआर दर्ज नहीं, नहीं करी, कोई वो अटेस्ट एफआईआर लेके नहीं, आपके जिस घर जिले जाएंगे और के नाम अंदर वो हटाएंगे। एफआईआर 400 एग्जिस्ट लोगों के करती है खिलाफ वो एक कर साथ रहे एफआईआर हैं। दर्ज हम करी हुई, कोई बात को वेट नहीं जानकारी कर रहे। दीजिए। किसी 400 लोगों का तरीके की नाम कोई आपकी वेट जानकारी नहीं, हमने दिया ना ये आपको। जीरो टॉलरेंस 400 की लोगों में नीति किस के बात का आधार पर है और सब पर होगी, सब पर होगी। नहीं, देखिए, आम लोगों को तो इंतजार है कांग्रेसी भी नहीं भाई। बचेंगे इस कम से खेल कम में। इतना बड़ा तो- स्कैम अगर होता है, आपको। इतनी बड़ी अगर अनियमितता की बात सामने आ रही है, तो उसमें इंतजार किस बात का? और ये एफआईआर दर्ज होने में इतना समय क्यों लगा, ये भी सवाल है ना। सर, जब खैर, तक अब ईडी सबको उम्मीद है, सबको उम्मीद है, इसलिए अटल जी प्रक्रिया है कि इस FIR पर दर्ज जल्द होने से की। जल्द कार्रवाई हो, जांच पूरी हो और उसके बाद जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। समय थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन हेरिटेज नंबर में हुई हेरा फेरी को लेकर के सवाल है, जनता के मन में सवाल है कि आखिर ये पैसा किसकी जेब में गया। जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।